क्या क्या देखा आपने कल बंगाल विजय में? हम्म। सरकार देखा युद्ध, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और अली वर्दी इनके बारे में। और जैसे हमने पास्ट में देखा सब मुर्शिद आज स्वतंत्र शासक था सर, परंतु वो मुगल शासकों को राजस्व भेजता रहता था सर। कौन? बाद में इस राजस्व को अली वर्दी खान ने बंगाल के नवाब को बंद कर दिया था सर बाद में। और स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? क्या दिख रहा है स्क्रीन में? ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव। वो इसमें मैंने साइलेंट हो जाओ, चुपचाप बैठो बैठो। तो यहाँ पे मैंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव एवं विस्तार के नीचे दो नीतियाँ लिखी है, युद्ध नीति और कूटनीति। दिखाई पड़ रहा? तो इसमें जो पहला पॉइंट है, दोनों तरफ प्लासी एवं बक्सर का युद्ध और द्वैत शासन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अंग्रेजों ने बंगाल विजय कैसे की, तो आपका आंसर होगा युद्ध नीति और कूटनीति के द्वारा। फिर आपसे वो क्वेश्चन करेगा कि कौन कौन से युद्ध लड़े, तो आप कहेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध। और कौन सी कूटनीति थी? द्वैत शासन हो, या जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे उनको साथ गठबंधन करके अपनी ओर मिला लिया था, तो ये क्या थी? कूटनीति थी। ठीक है ना? तो सबसे पहले 4 पॉइंट अगर आपके सामने रहते हैं तो मुझे लगता है कि 4 पॉइंट में आपके लिए क्या रह गए? 4 पॉइंट के इर्द गिर्द ही आपकी की सारी चीज़ें क्या घूमने लगेंगी। ठीक है? तो अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि अंग्रेजों ने बंगाल विजय कैसे किया, तो आप क्या कहेंगे? युद्ध नीति और कूटनीति से। ठीक है? युद्ध नीति में कौन कौन से युद्ध लड़े? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। वेरी गुड। और कूटनीति में? द्वैत शासन। और क्लाइव ने जो क्या किया बंगाल में, जो सिराजुद्दौला के विद्रोही थे, ये विरोधी थे, मीर जाफर हो गया, राय दुर्लभ हो गया, दीवान चंद्र हो गया, सेठ अमीचंद हो गया, इन सब लोगों को उसने अपनी ओर मिला लिया था। ये कूटनीति है। ठीक है? और जैसे सरदार के एम पणिक्कर कहते हैं कि प्लासी एक सौदा था। हाँ, सौदा। क्योंकि बंगाल के धनी बैंकरों ने क्या किया? नवाब को बेच डाला। यही कहता है ना? तो इस तरीके से आपने देखा प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। दैट आपसे अब जब आप मॉडर्न मेडिवल या चंद्रगुप्त मौर्य 6th सेंचुरी बीसी के बाद आएंगे तो आपकी डेट भी क्लियर होनी चाहिए। कई बार डेट पे ही कंफ्यूजन होता है, यहाँ तक इतनी क्लोज डेट कंपटीशन में पूछ देते हैं। ठीक है ना? कि 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 23 जून, इतनी क्लोज डेट पूछ लेते हैं। तो विद डेट विद सन आपका कंपटीशन के लिए चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए। ठीक है? यस सर। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। कौन जीता कौन हारा? रॉबर्ट क्लाइव जीता और हारा उससे सर, वो ना उसको सेनापति नहीं था सर, मीर जफर से धोखाधड़ी की थी ना, उस वजह से हारा था। एक एक करके बोलिए।
सर जो सिराज सिराजुद्दौला था ना सर, बंगाल का नवाब, हाँ जी। वो हारने वाला नहीं था सर, उसने उसके जो सेनापति थे मीरा जफर, उसकी धोखाधड़ी से हारा सर वो। अच्छा ठीक है। धोखाधड़ी की सर उसने। आपका ये मानना है कि मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला हारा। ये सब पराजित हुआ सर वो। और बाद में अंग्रेजों ने उसी को बनाया सर, मीर जाफर को बंगाल का नवाब। अच्छा ठीक है। काल कोठरी की घटना क्या थी? कालकोटरी घटना 20 जून 1756 में हुई थी ना सर। हम्म इसमें जो नवाब सिराजुद्दौला था ना सर, हम्म उसने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठी में रखा सर। हाँ और फिर जब उसने अगले दिन निकाला तो 23 लोग ही जीवित रहे उसमें। अच्छा। जीवित मतलब बाहर निकाले जब। इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? एच हॉलवेल। जेड हॉलवेल। जेड हॉलवेल। चलो ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 1764 में सर। कब? 22 अच्छा। और अक्टूबर 1764 में। चलो वेरी गुड। किस किस के बीच में हुआ बक्सर का युद्ध? नेहरू और मेजर कासिम के बीच में। और उसके गठबंधन में कौन कौन थे? अवध का नवाब था शालम द्वितीय। अवध का नवाब, अवध का नवाब था शाह आलम द्वितीय। मतलब मुगल शासक था सर। हाँ, मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में कौन करता था? उन्होंने सर। हेक्टर मुनरो। चलो मेन चीज़ें बिल्कुल क्लैरिफाई होनी चाहिए। आप लोगों को मैंने क्वेश्चनरीज भी देता हूँ तो उसको बारीकी से करिए। काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है कि साक्षी ने और आकाश ने अटेम्प्ट अच्छा किया है, अच्छा प्रयास है, लेकिन उसमें भी अगर आपको देखना होगा थोड़ी बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत है। कल मैं इसका सॉल्व करके आपको भेज दूंगा तो वो आप खुद देखेंगे, उतना टाइम हम लोगों पे नहीं है। ठीक है सर वन क्वेश्चन। बोलिए। सर आपने कहा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, हाँ उसमें क्या करते थे कि जो पशु हैं उसको मतलब इंसान के साथ दफना देते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था ऐसा। मतलब जो उनका घर था, नहीं। अरे वो नवपाषाण काल में। हाँ हाँ, तो घर के जो गर्तवास के जो वो थे स्रोत, वो तो बुर्ज होम से मिले थे ना। हाँ तो बुर्ज होम भी क्या है? बुर्ज होम नवपाषाण कालीन साइट नहीं है ना? पशुपालन के भी तो मिले होंगे वहीं से। पशुपालन के क्यों मिलेंगे वहां से? पुरजोम से बागोर और आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल में साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू साइट आपका मैच होना चाहिए। आ गया समझ में? भाई ये है ना डेवलपमेंट, ये है सीधे सीधे पहले जंगली अवस्था में। अगर आप स्टोनेज की बात करते हैं, पहली जंगली प्रावस्था में मानव था। जब क्या हुआ, भूतात्विक परिवर्तन हुए तो उसके बाद जंगल विस्तृत हो गए, जंगल से वो मैदान में आया होगा, मैदान में भी उसने नदी घाटियों में घूमा। ठीक है ना? तो पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक है। ठीक है, मध्य पाषाण काल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एंशिएंट पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल को जोड़ रहा है। तो उसने सबसे पहले किसको? पशु को पालतू बनाया। और सबसे पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता, कुत्ता। है ना? तो इस तरीके के साक्ष्य मिलेंगे मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर से, जो मध्य पाषाण कालीन साइट है। ठीक है ना? उस संदर्भ में आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाद में भी अगर आप देखेंगे, बाद में अगर क्वेश्चन बाद में भी अगर साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इतिहास में हम पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं, तो हम उसी क्वेश्चन के संदर्भ में इस क्वेश्चन को देखेंगे। आ गया समझ में? बुर्ज होम नवपाषाणकालीन साइट है और वहां से गर्तावास या मानव के साथ कुत्ते के कंकाल हमें देखने को मिलते हैं। ये एक परंपरा समाधान की आप इसको मान सकते हैं संस्कार के तौर पे। हो गया क्लैरिफाई? जी सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। करें आज का स्टार्ट? बढ़े आगे? ओके। तो कल हमने बंगाल की बात की थी। बंगाल में आपने देखा कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध
और द्वैत शासन की व्यवस्था के अंतर्गत आपने कल देखा कि अंग्रेजों ने बंगाल को विजय किया और यहीं से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई, या आप कह सकते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम बनने स्टार्ट हुए 1757 से। इन 7 वर्षों में 1757 टू 1764 तक आते आते 7 वर्षों में उन्होंने कई, आपने कल भी देखा था, चाहे मीर जाफर हो, मीर कासिम हो, उनसे उन्होंने बहुत सारा धन लिया था बंगाल के रेवेन्यू से। द्वैत शासन के अंतर्गत उन्होंने पूरा पूरा राइट ले लिया था। तो इस तरीके से बंगाल को से ही उन्होंने इस चीज की शुरुआत की, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद। अन्य स्वायत्त राज्य मैंने कौन कौन से बताए थे? स्वायत्त राज्य मैंने परसों बताए हैं ना आपसे। तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि ये स्वायत्त राज्य कैसे कैसे ब्रिटिशों के अंडर में आए। ठीक है ना, इससे डाटा ज़्यादा हो रहा है। तो बंगाल हमने सॉल्व कर दिया। आज देखते हैं हम सबसे पहले अवध को। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? यस सर। अब जो अवध है, अवध पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही अवध क्या होता था? शासित होता था। और एक चीज मैं बता दूं, इतिहास को आपने परिवर्तन एवं विकास के तौर पे देखना है कि पहले क्या कंडीशन थी, उसमें क्या परिवर्तन आया, क्या विकास हुआ। ठीक है ना। तो अवध अभी था मुगल का पार्ट, मुगल साम्राज्य का पार्ट था अवध। और अवध की अगर आप लोकेशन देखते हैं कि कन्नौज से लेकर पूर्व में करमासा नदी तक एक सूबा था। और जो गंगा यमुना के दोआब के बीच का क्षेत्र है वो हमेशा कैसा होगा? दोआब समझते हो आप लोग? क्या सर दो नदियों का संगम। संगम नहीं कहेंगे, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। यस सर। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जलपुर, अगर हम लोग गांव की बात करते हैं, जलपुर हो गई और उधर से कौन सी हो गई, तो यहाँ तो खैर काफी डिफरेंस है, लेकिन प्लेन की हम बात करेंगे तो प्लेन में नदियों का पानी क्या होगा? खेतों में भी रिसेगा। उसके कारण वहाँ की भूमि क्या होगी? ज्यादा उर्वर होगी। उर्वर होगी, उसमें नमी होगी, तो प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। तो इसलिए ये सूबा भी, जो अवध का सूबा है, ये काफी समृद्धशाली क्षेत्र था। अब हुआ क्या कि अवध की स्वतंत्रता की घोषणा 1722 ईस्वी में शहादत खां द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? शहादत खां द्वारा। कल हमने बंगाल को देखा था। बंगाल ने कब स्वतंत्र हुआ था? बंगाल कब स्वतंत्र हुआ था? वॉइस आ रही है? बंगाल कब स्वतंत्र हुआ? कल मुगल साम्राज्य से का 1765 में स्वतंत्र हो गया। 1765 में तो पूर्ण गुलामी में अंग्रेजों के अधीन हो गया। कल मैंने बताया था 1713 ईस्वी पहली बार। अभी ये किससे स्वतंत्र हो रहे हैं? मुगलों से स्वतंत्र हो रहे हैं। मुर्शिद कुली खां की मैंने बात की थी। अरे यस नो तो बोल दिया करो। यस सर। 1739 ईस्वी में अली वर्दी खां ने राजस्व देना बंद कर दिया था मुगलों को। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता मुगलों से। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आपको देखना है कि ये वाला जो फेज है, स्वायत्त ये किससे होंगे? पहले मुगलों से। इस चीज को समझ जाइए, आप लोग कंफ्यूज है अभी। और गुलाम अब ये किसके होंगे? अंग्रेजों के। ये डायरेक्शन रहेगा यहाँ पे।
आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ को भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे कैसे इन स्वायत्त मुगलों से ये स्वतंत्र होंगे, मुगलों से ये राज्य निकलेंगे, एक स्थिति ये रहेगी और बाद में ये अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे। कौन से राज्य, जितने भी मैं इन राज्यों की बात कर रहा हूँ। तो मुगलों से स्वतंत्र बंगाल 1713 ईस्वी में हुआ, राजनीतिक स्वतंत्रता मुर्शिद कुली खान ने ली, लेकिन वो मुगलों को राजस्व देता था। 1739 ईस्वी में बंगाल का जो नवाब अलीवर्दी खान गद्दी पर बैठा था, इसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था, इसलिए 1739 ईस्वी में मुगलों से बंगाल स्वतंत्र हो गया था। इधर आप अंग्रेजों की बात करते हैं तो इधर सन को आप इस सीक्वेंस में लगाएंगे। 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1765 से 72 द्वैत शासन। अब ये जो तीन, मैं इसको मैं रेड भी कर देता हूं ताकि आपको, जो मैं रेड करूंगा वो अंग्रेजों के अधीन का समय है, ताकि आपको ये ध्यान में रह जाए। आ गया समझ में? ये वाला जो पार्ट है रेड वाला, तो ये पूरी लाइफ लाइन हो गई मोटी मोटी। सबसे पहला काम आपका ये है कि अब आपको पता लग गया कि बंगाल 1713 पहले बंगाल मुगलों के अधीन था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के बाद से जब हमने उत्तरवर्ती मुगल शासकों को पढ़ा तो उसमें भी आपने कल देखा था बहादुर शाह प्रथम के समय मुगल का प्रांत बना रहा। 1713 ईस्वी में जब फर्रुखशियर गद्दी पर बैठा तो उसके शासनकाल में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता ली, लेकिन वो मुगलों को राजस्व देता था। 1739 तक यही घटनाक्रम चलता रहा, लेकिन 1739 ईस्वी में जब अलीवर्दी खान गद्दी पर बैठा तो इसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इट मीन्स ये है कि 1739 ईस्वी में मुगलों से बंगाल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। आ गया समझ में? अब जब स्वतंत्र हो गया था तो कल मैंने बात की थी अलीवर्दी खान के बाद कौन 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा था। जब वो गद्दी पर बैठा तो कल मैंने बात की थी कि कंपनी ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी, फलस्वरूप नाराज हो गया था। फिर इस सिराजुद्दौला ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की तो कलकत्ता पर अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, इसकी सूचना गवर्नर ड्रेक भाग गया था फुल्टा द्वीप। इसकी सूचना रॉबर्ट क्लाइव को मिली मद्रास में, और मद्रास से कहाँ आया? कोलकाता आया। उसने बजबज पर अधिकार किया आपका, जैसे आप देख रहे होंगे कि बजबज पर जब उसने अधिकार कर लिया उसके बाद उसने क्या किया? कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया था। कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद उसने क्या किया? अगर आप देखेंगे कि कलकत्ता पर जब उसने अधिकार कर लिया था तो नवाब सिराजुद्दौला की स्थिति उस समय कैसी हो गई थी? बिल्कुल दयनीय हो गई थी। तो उसके बाद उसने क्या किया कि वैसे भी सिराज की स्थिति ठीक नहीं थी, उसने मीर जाफर के साथ गठबंधन किया। रॉबर्ट क्लाइव ने राय दुर्लभ को अपने साथ मिलाया। सेठ अमीचंद और वाटसन ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब उन लोगों को उसने, फिर क्या हुए? जब उसने अपनी स्थिति अलीनगर की संधि की मैंने बात की थी, फिर जब उसकी स्थिति डामाडोल हो गई थी तो उन लोगों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया था। फलस्वरूप आपने देखा कि प्लासी के युद्ध में इनकी सेनाएं आमने सामने होती है। सैन्य बल के आधार पर किसकी सेना बड़ी थी? सैनिक सिराजुद्दौला के सैनिक ज्यादा थे, लेकिन मीर जाफर और उसकी धोखाधड़ी के कारण या यूरोपियनों की जो सैन्य पद्धति थी उसके आधार पर रॉबर्ट क्लाइव अंततः युद्ध को जीत जाता है। यद्यपि सिराजुद्दौला की ओर से वीर मदान या मोहनलाल लड़ते हुए वीरगति को, जब तक वीर मदान और मोहनलाल नेतृत्व कर रहे थे तब तक ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ रहे थे, लेकिन तभी आप देखते हैं कि एक तीर मीर मदान के लग जाता है और वो घोड़े से गिर जाता है और वहीं से सेना तीतर भीतर हो जाती है। दूसरी तरफ दाहिनी कमान जो देखता है वो सेनापति देखता है। सेनापति उस समय मीर जाफर था जो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, मूक दर्शक बना रहा। सिराजुद्दौला ने जब उसको देखा तो वो हताश हो गया, इसलिए वो युद्ध स्थल छोड़ के महल की ओर भागा। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। और इस तरीके से जो मैं यहाँ पे आपसे कह रहा था, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध का अंत हुआ। प्लासी रॉबर्ट क्लाइव ने विजय की और उसके बाद आप देखते हैं कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो यहाँ से ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है।
आज तक शायद आप लोग ये भी समझते थे होंगे कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, हम 1600 से ब्रिटिशों के गुलाम थे। ऐसा नहीं था। 1600 से 1757 तक करीब 157 ईयर वो भारत में व्यापारी बनकर रहे। ठीक है। 1757 ईस्वी में व्यापारी बनकर, मतलब व्यापारी क्या करता है, कम रेट पर यहाँ की चीजों को खरीदेगा और ज्यादा रेट पर वहां जाके बेच देगा। लेकिन वहां से कुछ चीज को यहाँ लाएगा, सोना चांदी लाते थे ये लोग। लेकिन अब 1757 के बाद वहां से वो कुछ भी नहीं लाएंगे, यहीं के राजस्व से प्रॉफिट कमाएंगे, उसी से चीजों को कम दाम पर खरीदेंगे और उसको यूरोप में जाके बेच देंगे। तो गुलामी की दास्तां 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ। 1760 तक मीर जाफर को ये पूरी तरीके से क्या शोषित करते रहे। जब उन्होंने देखा कि मीर जाफर से उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है, तो 1760 ईस्वी में उन्होंने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। उसने भी उन्हें बहुत सारा धन दिया, विभिन्न अधिकारियों की हमने कल बात की थी। उसके बाद थोड़ा मीर कासिम एक योग्य नवाब था, उसने उनसे बचने के लिए राजधानी परिवर्तन किया, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले गया था। आधुनिक यूरोपियन पद्धति पर उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। आर्मेनियन गुरगिन खां के नेतृत्व में उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। बहुत सारे राजस्व आय में वृद्धि के उसने प्रयास किए, जिन पे अधिक धन था उनके धन जब्त किए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अंग्रेज उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। कल मैंने करवा के युद्ध की बात की थी, उसमें मीर कासिम एडम से हार गया था। फलस्वरूप उसने गठबंधन किया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। जब संयुक्त मोर्चा बक्सर नामक स्थान पर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना के सामने आता है, संयुक्त गठबंधन हेक्टर मुनरो की सेना के सामने हार जाता है तो मीर कासिम को फिर से हटा दिया जाता है, उसकी जगह मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इलाहाबाद की प्रथम द्वितीय संधि के तहत मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ संधियां की जाती है, वो भी ब्रिटिश प्रभाव में आ जाते हैं और इस तरीके से अंग्रेजों की बंगाल विजय पूर्ण रूप से सफल हो जाती है। 1765 में वो इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, द्वैत शासन, ड्यूल सिस्टम। ड्यूल सिस्टम के जो फादर मैंने बताए थे आपको, वो थे लियो कार्टिनस। उसमें आप देखते हैं कि लियो कार्टिनस की बात मैंने की थी, तो बंगाल में इसी ड्यूल सिस्टम को स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ड्यूल सिस्टम से मैंने तात्पर्य बताया था कि प्रशासन करने की जिम्मेवारी, शासन देखने की जिम्मेवारी थी किसकी, नवाब की, और राजस्व जो कलेक्ट करती थी वो कंपनी ने अधिकार अपने पास ले लिया था, जो उनका मूलभूत उद्देश्य था। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में मूलभूत अंतर यही है, साम्राज्यवाद में राजनीतिक पक्ष सबसे प्रबल होता है, लेकिन उपनिवेशवाद में आर्थिक तत्व सबसे प्रबल होता है। मैंने कल भी आप लोगों से बताया था कि उपनिवेशवाद वह विचारधारा है जिसमें क्या होता है, कोई समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देश का दोहन अपने मातृ देश के पक्ष में करता है। तो ब्रिटिश क्या कर रहे हैं भारत में, ब्रिटिश क्या है, भारत के मुकाबले वो क्या है, समृद्धशाली और शक्तिशाली है एक, और भारत क्या है उनके सामने, कमजोर है, निर्बल है। लेकिन भारत क्या है, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। इसलिए वो अब क्या करेंगे कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपने मातृ देश के पक्ष में करेंगे। तो इस विचारधारा को हम कहेंगे उपनिवेशवाद। भारत के प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वो भारत में राजनीति करेंगे, ठीक है ना। इसलिए वो अब राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो खुद गद्दी पर नहीं बैठ रहे हैं, जबकि अगर साम्राज्यवाद होता तो खुद ही बंगाल के राजा बन जाते। उन्होंने ये नहीं किया, बंगाल के नवाब को बना रहने दिया। अंतर ये है, उन्हें सिर्फ किससे लेना देना था, राजस्व से लेना देना था। अब तो समझ में आ गया होगा ये चीज, आगे इतना समझ में, ये भी मैंने क्लेरिफाई कर दिया। वो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, गद्दी पर नवाब को बिठा रहे हैं ताकि अगर कहीं पे समस्या है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आर्थिक लाभ लेना है, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कल भी कहा था, उत्तरदायित्व रहित अधिकार, अधिकार रहित उत्तरदायित्व, इट इज द कंक्लूजन ऑफ ड्यूल सिस्टम। रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की है और राइट किसका है, कंपनी का है। जितनी भी अर्निंग होगी
उस अर्निंग को कंपनी लेगी। और कहीं पे शासन प्रशासन देखना है तो भाई शासक अपनी सेना को, अपने अधिकारियों को भेजे। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी की एक शुरुआत हो रही बंगाल में इस तरीके से। अब उन्होंने क्या, फिर इसी को आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने 1790 के दौर में दी थी थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत का धन किस तरीके से इंग्लैंड में जाएगा, यह दूसरा विषय हो जाता है। तो मुख्य रूप से उपनिवेशवाद शब्द का आप प्रयोग करेंगे। सामान्य तौर पे हम इसको कहते हैं ब्रिटिशों की गुलामी, राजनीतिक शब्दावली में। लेकिन अब आपके लिए उपनिवेशवाद है। तो बंगाल आ गया समझ में, आ गया समझ में। मुगलों के अधीन था, मुगलों के अधीन के बाद अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। ठीक है, और राष्ट्रवाद की लहर में भी आप देखोगे कि बंगाल की भूमि से भी स्वदेशी आंदोलन चलेगा, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है ना, तो ये कड़ी आपने देख लेना है। अभी मैं जब मेडिवल इंडिया पढ़ाऊंगा, एंशियंट इंडिया पढ़ाऊंगा, आप वर्तमान पॉलिटिक्स में अगर हम बंगाल की ही बात करें तो बंगाल का संबंध दिल्ली के साथ हमेशा कमजोर रहा है। आज भी आप देखते हैं बंगाल में ममता बनर्जी है, केंद्र में मोदी सरकार है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन वहां आज भी स्थानीय सरकार है। ये भी एक फैक्ट की बात, इतिहास अपने को दोहराता है। तो बंगाल की बात पे कभी डीप में बात करूंगा। तो ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे इससे पूछा जा सकता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा। ठीक है, उस समय नवाब कौन बनाया गया, क्यों बनाया गया, इस तरीके के क्वेश्चन। पहले एक बार पहले इनको सीक्वेंस में लगाना सीखिए कंसेप्ट के साथ, और फैक्ट रटोगे तो आपका उससे नहीं होना है। जैसे आमतौर पे कोचिंग में पढ़ाया जाता है, अगर उस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको प्रत्येक तथ्य रटना पड़ेगा। और एक कंसेप्ट बना लेंगे पहले कहानी कि बंगाल मुगलों के साथ था, मुगलों से वो अलग हुआ 1713 में, किसने किया, मुर्शिद कुली खान ने किया। फिर वो राजस्व देता था मुगलों को, बाद में एक बंगाल का नवाब हुआ मुर्शिद अलीवर्दी खान। ठीक है ना, इस तरीके से आपने इसको थोड़ा कंसेप्ट के साथ जब पढ़ेंगे आप लोग तो आपको बार बार रटना नहीं होगा। अब बात करते हैं हम आज अवध की। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैं शायद किताब से पढ़ाता हूँ, किताब से नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज थोड़ा कैमरे को भी ऑन रख रहा हूँ, बशर्ते इसमें क्या हो जाती है एमबी ज्यादा। हाँ साक्षी कुछ कहना चाह रही? यस सर। बोलिए। सर जो अंग्रेजों ने इलाहाबाद संधि क्यों की थी सर? इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों की एक भारत में और एक डिप्लोमेसी है। जैसे मैंने कहा ना कि जब वो खुद जीतेंगे, ये उनके फैक्ट की बात है कि जब वो खुद जीतेंगे, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। तो जब वो खुद जीतेंगे तो क्या करते हैं, उनकी एक पॉलिसी है कि जब वो खुद जीत जाते हैं तो उनका एक कंसेप्ट है कि वो दूसरे को भी अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। अभी उन्होंने सिर्फ टारगेट क्या किया है, सिर्फ बंगाल को किया था, और उनको अपने प्रभाव में लाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इलाहाबाद की संधियां की। किसके साथ? मुगल बादशाह और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है ना, ये भी उनकी एक कूटनीति का पार्ट है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से भी उनके विरुद्ध होते हैं वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। वैसे तो वो चाहते कि सीधे सीधे अवध को भी प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन में। अभी जब आप अवध की बात करेंगे, अभी मैं अवध ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये चीज़ भी आपकी क्लैरिफाई हो जाएगी। अवध का यूटिलाइज वो एक बफर स्टेट के रूप में करेंगे। बफर स्टेट समझते हो? बफर स्टेट समझते हो आप लोग? बफर स्टेट होता है दो स्टेट के बीच। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे समझाऊं आपके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई शत्रु है, ठीक है, वॉइस आ रही है? यस सर। आपका कोई दुश्मन है तो आप क्या करेंगे कि दूसरे को तो अपने प्रभाव में लाना चाहते हो कि उसको मैं पूर्ण रूप से कैप्चर करना चाहता हूँ। ठीक है,
लेकिन आपने क्या माना कि अभी मैं अगर इसको कैप्चर करूंगा तो जो दूसरा प्रबल शत्रु है वो मेरे पे डायरेक्ट आक्रमण कर लेगा। तो तब तक क्या करेंगे आप, जो बीच वाला व्यक्ति है उसको थोड़ा सा क्या प्यार से रखेंगे, और जिस दिन आपका जो सबसे प्रबल शत्रु है उसको आप हरा देंगे तो ऑटोमेटिक आप उसको भी अपने साथ मिला लेंगे। मध्यवर्ती स्टेट। ठीक है, अभी मैं इसको क्लैरिफाई आप लोगों से कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अवध 1722 ईस्वी में सादत खां के द्वारा अवध की स्थापना की गई थी, मतलब स्वतंत्र हो गया था अवध। तो इस संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता है। अब अवध भी किसका पार्ट था पहले? अवध भी किसका पार्ट था? मुगलों का। ये सारे मुगलों के पार्ट हैं लगभग लगभग। ठीक है, तो 1722 ईस्वी में जो ये शहादत खां था, ये शहादत खां ने दक्षिण में ये भाई अवध की स्थापना की, और उस ये जो शहादत खां ये ईरानी गुट का नेता था। ठीक, अब शहादत खां 1739 ईस्वी तक शासन करता रहा, लेकिन 1739 ईस्वी में इसने अपनी आत्महत्या कर दी थी। इसके बाद इसका दामाद था सफदरजंग। इनको नोट भी करते रहिए, मैं इसको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। इसका दामाद कौन था? सफदरजंग। तो अगर आप देखेंगे कि इसकी मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? सफदरजंग। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ये गद्दी पर बैठ गया। अब गद्दी पर जब सफदरजंग बैठा तो सफदरजंग ने काफी, मतलब ये एक योग्य नवाब आप मान सकते हैं। कहाँ का? अवध का नवाब। तो इसने मोहम्मद साहब ने इसकी योग्यता से प्रभावित होकर, मोहम्मद शाह रंगीला, जो मोहम्मद शाह उस समय कौन है? मुगल बादशाह है। इसने अपना प्रथम वजीर इसको नियुक्त किया। 1748 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था तो इसने मुगलों का साथ दिया और सम्राट अहमद शाह के शासनकाल तक आते आते इसको वजीर का पद प्राप्त कर दिया। अब ये स्वतंत्र भी हो रहे हैं और मुगलों को अपनी सेवा भी दे रहे हैं स्वतंत्र स्टेट के रूप में। इनका प्रभाव इतना ज़्यादा है और उधर मुगल वंश इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो दूसरे स्टेट के जो नेता हैं या हेड हैं, नवाब हैं, उनको अपने यहाँ वजीर या सेनापति जैसे पद उन्हें नियुक्त दे रहे हैं। तो इतनी स्थिति खराब हो गई है आज मुगल वंश की। ठीक है, इसके अतिरिक्त सफदरजंग ने फर्रुखाबाद का जो बंगस नवाब थे और जाट थे उनके विरुद्ध भी सैन्य अभियान किए, लेकिन अंततः उसने इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध किए। 1753 ईस्वी में बादशाह अहमद शाह ने सफदर को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। ठीक, अहमद शाह अब्दाली, अब यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज आप हो सकते हैं। एक है अहमद शाह अब्दाली, एक है अहमद शाह। तो अहमद शाह मुगल बादशाह है जो मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पर, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद गद्दी पर बैठा था। और अहमद शाह अब्दाली वो व्यक्ति है ईरान का शासक जिसने नादिर शाह के बाद भारत पर आक्रमण किया था। तो इनमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर सिर्फ अहमद शाह की बात आ रही तो मुगल बादशाह ने, जिसने उसको सफदरजंग को पहले वजीर बनाया था, बाद में उसने 1753 ईस्वी में इसको हटा दिया था और 1754 ईस्वी में अवध में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना? इसके बाद अब वही गद्दी पर बैठा जिसको आपने देखा बक्सर के युद्ध में। कौन था वो? कौन शासक था वो? नवाब था अवध का, शुजा-उद-दौला। आ गया। अब आपको अवध की हिस्ट्री भी पता लग रही होगी कि अवध की कहानी क्या थी। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन आपने वही कर ली है कि शुजा-उद-दौला के समय क्या किया। ये शुजा-उद-दौला थोड़ा क्रिएटिव माइंड का व्यक्ति था। क्रिएटिव माइंड मीन्स उल्टे सीधे काम बहुत करता था यार। सबसे पहले इसने क्या किया, 1759 ईस्वी में जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उसको लखनऊ में शरण दी। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा-उद-दौला ने, जो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, उसको उस विदेशी का साथ दे दिया।
ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, उल्टे उल्टे। पहले मुगल बादशाह का साथ दे रहा है, बाद में पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का विदेशी का सहायता कर रहा है, और तीसरा आप देखेंगे कि शुजा-उद-दौला ने बक्सर की युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया। इट मीन्स ये आप मान सकते हैं कि शुजा-उद-दौला एक क्या था, साथ देने वाला व्यक्ति था। इस पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये तीनों चीज ध्यान में रखेगी। पहले मुगल बादशाह को शरण दी लखनऊ में शाह आलम द्वितीय को, फिर अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में, और 1764 में मीर कासिम का साथ दिया। बाद में इसी के साथ क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई, और लास्ट नवाब था अवध का सादत खां द्वितीय। हाँ जी, उधर जाओ। अब ये सादत खां है जो लास्ट अंतिम शासक है इसका, ठीक है ना। इसने 1738 से 1814 ईस्वी तक शासन किया था मोटे मोटे तौर पे, लेकिन इसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रपोजल रखा था, तो उसके तहत ये अब अंग्रेजों के, अब यहां से क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये तो है इसके क्या, यानी कि अवध के नवाबों ने स्वतंत्र रूप में शासन किया। इधर भी मैं इसको बंगाल को भी इसी तरीके से कर देता हूं, इस पे मैं एक्शन और लिखूंगा, ये ग्रीन है, और ये 1801 के आसपास से ये आ गया अंग्रेजों के प्रभाव में। आपका ध्यान में रह जाएगा जो मैंने रेड कर रखा है, यहाँ से अंग्रेजों के साथ चला जाएगा। पहले सहायक संधि, और बाद में 1856 ईस्वी में जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बने, ये कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल होगा, तो 1856 ईस्वी में अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। उस पर इसने कुशासन का आरोप लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने, और प्रत्यक्ष रूप से इसके बाद अवध ब्रिटिश प्रांत में मनाया गया था। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1700 से मात्र 7 वर्षों में उन्होंने बंगाल को विजित कर लिया था, लेकिन अवध को उन्होंने, अवध में उनका हस्तक्षेप हो गया था 1801 से, और मिला कब रहे हैं पूर्ण रूप से 1856 ईस्वी में। ये थोड़ा सोचने वाला विषय है यहाँ पे, ठीक है ना। 55 इयर्स बाद उन्होंने अवध को प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिलाया, तो अवध का अस्तित्व 1856 में समाप्त हो जाएगा और एक ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा बन जाएगा, जिस तरीके से बंगाल था। तो ये डायरेक्शन रहेगा आपका पूर्ण रूप से। तो इससे आपके जो क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से, एक तो पूछा जाएगा कि अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार की, दूसरा पूछा जाएगा कि अवध के किस शासन पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने उसे ब्रिटिश प्रांत में मिला दिया था। तो ये है मोटा मोटा आपकी अवध की हिस्ट्री। आ गया समझ में? हो गया क्लियर? जी सर। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, कर्नाटक की। कर्नाटक की जो स्थापना की गई थी वो की थी सादुतुल्ला खान ने। और इसने अर्काट को अपनी राजधानी बनाई
और जो हमने 3 कर्नाटक युद्ध देखे थे ये इसी कर्नाटक के राज्य से संबंधित है। ठीक है। बाद में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्नाटक का प्रयोग आंग्र फ्रांसीसी, जो मैंने 3 कर्नाटक युद्ध आपसे जिक्र किया था वही इसमें आ जाएगा। 1746 से 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय 1749 से 1754, तृतीय 1756 से 1763 ईस्वी। तो ये आप इसमें जिक्र कर देंगे। 1763 ईस्वी तक कर्नाटक भी ब्रिटिश प्रभाव में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट स्टेट है हैदराबाद। हैदराबाद भी ऐसे ही है जैसे आज हैदराबाद की स्थिति है। हैदराबाद में कौन दिखता है आपको करंट सिनेरियो में है? ओबीसी का नाम सुना आप लोगों ने? हेलो। यस सर। ओबीसी हैदराबाद की स्थिति जैसे आज है वैसे ही हैदराबाद की स्थिति पहले भी रही। तो हैदराबाद जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ आपका 1724 ईस्वी। कब हुआ? 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां, या इसको हम कहते हैं निजाम उल मुल्क। इसने 1754 हुआ क्या था कि 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को दक्कन के 6 राज्यों की सूबेदारी 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद में रखा गया था। लेकिन जब ये दक्षिण भारत में रहा तो इसने देखा कि मुगल बादशाह कुछ नहीं है, मोहम्मद शाह कुछ नहीं है, इसलिए इसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। ठीक है। इससे संबंधित एक युद्ध आपसे पूछा जा सकता है, सुकर खेड़ा का युद्ध। ये युद्ध चिनकिलिच खां यानी कि निजाम उल मुल्क ने, सीधे सीधे मैं यही लिख देता हूं, मुल्क ने इसको पराजित किया। मुबारिज खां, मुगल सूबेदार मुबारिज खां इसके विरुद्ध लड़ रहा था, तो सुकर खेड़ा के युद्ध में इसने इसको पराजित कर दिया। यहाँ पे मैं एक एरो लगा देता हूँ ताकि आपके लिए जेहन में आ जाए। जो एरो नीचे है ये हारा और इसी को मैं ऊपर कर दूंगा तो ये आपका जीता। ये आपके रिजल्ट भी यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो सुकर खेड़ा का युद्ध इस तरीके से, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई निजाम उल मुल्क की। इसके बाद हैदराबाद में कोई योग्य निजाम नहीं था जो अंग्रेजों से टक्कर ले सकता था। ठीक है, योग्य नहीं रहा। तो इसके बाद हैदराबाद भी सहायक संधि के तहत अंग्रेजों के प्रभाव में आया। आ गया समझ में? तो इसकी भी मैं लोकेशन मार देता हूँ आप लोगों के लिए समझने के लिए। यहाँ तक ग्रीन, और सहायक संधि। जब हम सहायक संधि को पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपका सहायक संधि भी आपकी अब क्लियर हो रही थोड़ी थोड़ी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आ गया समझ में? सहायक संधि के तहत ये ब्रिटिश प्रांत में मिलाया गया या उसके प्रभाव में आया। आ गया समझ में? तो 3 स्टेट हो गए। अब आज हम सिर्फ मैसूर को पढ़ेंगे क्योंकि आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। बाकी हम और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और है नहीं, तो उसको मैं ऐसे ही आप लोगों से बात करूँगा। वैसे तो मैसूर को अगर आप देखते हैं, मैसूर को हम जानते हैं किसके नाम से? आंग्ल मैसूर युद्ध। कितने हुए? 4। एक प्रथम
द्वितीय, और तृतीय, और चतुर्थ। सबसे पहले मैं इस समरी को आपको बता दूं। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? 4। आप कहेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सीधे सीधे ये हो गया। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? आप लिखेंगे 1767 से 69 ईस्वी। द्वितीय को आप लिखेंगे 1780 से 84 ईस्वी। ईस्वी खुद ही देख समझ जाइए। और 1790 से 92 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। सन क्लियर हो गए? अब इसके आगे आपने देखना है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, पहले में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। दूसरे में भी वारेन हेस्टिंग्स। तीसरे में आपका आ जाएगा कार्नवालिस। तो एक क्वेश्चन ये भी आपके यहाँ पे जीएस की तैयारी करनी है, तो यहीं पे मैं आपको दूसरे तरीके से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और 1799 में था वेलेजली। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है, इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि आपका डाटा यहीं पर आ जाए। इतने में दिखाई पड़ रहा है? अपनी स्क्रीन को झूम कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा फॉन्ट रहेगा तो पूरा डाटा हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसके आगे आपने देखना है कि 1767 से 69 के बीच किस किस के बीच में हुआ? हैदर अली डैश अंग्रेज। एक तरफ सीधे अंग्रेज लिखेंगे आप लोग इसमें। दूसरे में हैदर अली। पहले ये टेबल याद कर लेनी है। अंग्रेज, हैदर अली कौमा टीपू सुल्तान और अंग्रेज। और नीचे के दो युद्धों में आपका आ जाएगा टीपू सुल्तान अंग्रेज। चौथे में भी आ जाएगा टीपू सुल्तान अंग्रेज। फिर आपने देखना है कि कौन कौन सी संधि हुई थी। मद्रास की संधि दूसरे में हुई थी। मंगलोर की संधि तीसरे में हुई आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे में संधि की बात ही नहीं आई, क्योंकि टीपू की चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो गई। अंग्रेज जहां पे जीतेंगे वहां पे संधि करेंगे तो प्रॉफिट लेंगे, और जहाँ पे हारने वाली बात होगी वहां पे बोल देंगे कि भाई साहब जहाँ तक हमारी सीमा थी, जो क्षेत्र हमारे अधीन है वो हमारे अधीन है, और जो जहाँ तक तुम्हारी सीमा थी वहां तक थी। जैसे चालाक बच्चे होते हैं ना, होता है ना ऐसे, कुछ बच्चे बड़े शातिर होते हैं, है ऐसा? जी सर। हाँ, तो इस तरीके से आप देखते होंगे, कुछ बच्चों को आप देखते होंगे कि जब लड़ाई हो रही है, कई बार आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि जो तेज बच्चा रहता है, खुद मार खाने की बारी आती है तो भाई साहब कोई बात नहीं यार, कल बात कर लेंगे। और जहाँ पे अपने आप हावी होते हैं कि भाई साहब आज तो तुझे मुझे कुछ ना कुछ देना होगा। तो यही स्थिति अंग्रेजों की है, ये भी अंग्रेजों की भारत में कूटनीति है। तो इस टेबल को आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है। इट मीन्स ये है कि टेबल से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। सबसे पहले ये है कि
ये पूछा जा सकता है कि चार में से किसी भी युद्ध में आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम द्वितीय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, दूसरे तीसरे चौथे में कौन था। तीसरी चीज पूछी जा सकती है आपसे कि किस किस के बीच में हुआ। और चौथी चीज पूछी जाएगी कि कौन सी संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। अब जो ये संधि होगी इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं कि किस सन में ये संधि हुई। जो ये लास्ट का वर्ष दिख रहा है 1769 में मद्रास की संधि, 1784 में मंगलोर की संधि, 1792 में श्रीरंगपत्तनम की संधि। तो इसको अलग से नहीं रटना है। जो युद्ध का अंतिम वर्ष है उसी समय वो संधि होगी, तो उस संधि का सन अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आ गया समझ में? ठीक है, आ गया ना समझ में? यस सर। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखते हैं कि मैसूर अस्तित्व में कैसे आया, जब आप विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं तो मैसूर पर वोडियोर वंश का शासन था। इस वंश के अंतिम शासक कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंजराज के हाथों में थी, और बाद में इसी के सेनापति थे कौन? हैदर अली। हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना, और बाद में ये इसी ने वहाँ की गद्दी को हथिया लिया था 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो 1761 ईस्वी में पहले तो देवराज और वोडियर वंश के शासकों ने इसकी स्थापना की थी मैसूर राज्य की। तो इंटररिएक्शन विजयनगर साम्राज्य से निकला आपका मैसूर वोडियर वंश के शासनकाल में। बाकी इसमें थोड़ा अलग से कल बात कर लेंगे कि क्या क्या इसमें संधियां हुई थी, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मुख्य रूप से अब क्या बाद में ये भी सहायक संधि 1799 में जो ये है सहायक संधि के तहत मैसूर को भी ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया जाएगा। ठीक है ना? तो इसकी स्थिति भी ऐसी होगी कि 1799 तक ये रहेगा ग्रीन, लेकिन उसके बाद 1799 के बाद ये क्या हो जाएगा? 1799 के बाद ये ब्रिटिश प्रभाव में आ जाएगा सहायक संधि के तहत। तो मैसूर भी अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। ठीक है, आ गया ना इतना समझ में? यस सर। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, सेव भी कर देते हैं इसे। अब मैं इसको समराइज करूँगा फिर। अब यहाँ पर जो मैंने ये देखा था इसमें आपने देख लिया, मैंने अवध की बात की, हैदराबाद की बात कर ली, कर्नाटक की बात कर ली, मैसूर की बात कर ली, राजपूत स्टेट की बात की। तो इतने राज्यों तक, बंगाल इसके पहले हमने बात कर ली। तो जहाँ बंगाल से ब्रिटिशों ने स्टार्ट किया था लड़ना, राजनीतिक हस्तक्षेप करना, आज हमने देख लिया कि 1856 तक या 1799 या 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, मैसूर हो गया, बंगाल हो गया, ये सारे, और दिल्ली भी मुगलों के दिल्ली में भी इनका प्रभाव हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से भारत में ब्रिटिश प्रसार हुआ। जो हमारा, जो मैंने ऊपर लिखा था, कहाँ लिखा था, ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव एवं विस्तार, जो हमारा ये टॉपिक है, आपने देखा कि इस तरीके से आंग्ल मैसूर युद्ध। अब सहायक संधि, सहायक संधि की बात आई, अभी हर स्टेट के साथ वो सहायक संधि कर रहे हैं, एक कूटनीति है।
दूसरी तरफ आपको मैंने आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर ली, तो 2 युद्ध तक हम पहुंच गए। इसमें भी अभी आंग्ल मराठा युद्ध होगा तो मराठा इनके नियंत्रण में आ जाएंगे, ठीक है, 1816 ईस्वी तक। इधर कूटनीति में जो ये संधियां करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध में, चाहे मद्रास की संधि हुई हो या मंगलोर की संधि हुई हो या श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई हो, इन सभी संधियों में भी वो क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि अपना प्रॉफिट हो रहा है, अगर खुद दूसरे पक्ष पे वो हावी हो रहे हैं तो ये बात करेंगे भाई कि तुम्हें हमें कुछ भाग देना होगा। और यदि खुद हारने वाले होंगे तो बोलेंगे भाई साहब जहाँ तक तुम्हारी सीमा थी तुम वहाँ तक रहो, और जहाँ तक हमारी सीमा है वो हम वहाँ तक हमारा अधिकार बनता है। तो इस तरीके की कूटनीति वो भारत में चलते हैं। इस संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वाला जो मैप आपको दिख रहा होगा, जो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, इसमें भी आप उसी दृष्टिकोण से, तो जो आपका टॉपिक था ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव एवं तार, हमने राजनीतिक क्षेत्र में देख लिया कि भारत में युद्ध नीति और कूटनीति के आधार पर उन्होंने भारत में अपने उपनिवेशवाद को स्थापित किया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी अब क्या क्लियर हो गई। हमने आधुनिक भारत को स्टार्ट किया था यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के आगमन के साथ। मुझे लगता है कि पहले आपको कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी तो अब आपकी समझ में आया होगा। फिर आए हम मुगल वंश के पतन पर। उसके लिए मैंने ये डायग्राम आपको दिया था कि मुगल वंश के पतन के लिए कौन कौन से कारक थे। फिर हम आए उत्तरवर्ती मुगल शासकों में, उस पर मैंने कल बात की थी बहादुर शाह प्रथम की, उसके साथ मैंने जहांदार शाह की बात की थी, फर्रुखसियर की बात की थी, मोहम्मद शाह की बात की थी, अहमद शाह की बात की थी, शाह आलम दुत्ती की बात की थी, अकबर दुत्ती की बात की थी और बहादुर शाह जफर की बात की थी। ठीक है ना। स्वायत्त राज्यों में मैंने बात की थी, बंगाल की बात की थी, अवध की बात की थी, हैदराबाद की बात की थी, मैसूर की बात की थी, कर्नाटक की बात की थी, आपका भरतपुर की बात की, राजपुताना की बात की। इसमें मुख्य रूप से हमने डीप में समझ लिया कि बंगाल किस तरीके से ब्रिटिशों के नियंत्रण में गया, अवध किस तरीके से ब्रिटिशों के नियंत्रण में गया। आज हमने देखा कि कर्नाटक, हैदराबाद और मैसूर किस तरीके से ब्रिटिशों के नियंत्रण में गया। तो आपने देखा कि पहले 1757 से पहले ये मुगलों से या स्थानीय जितने भी नवाब थे उनसे क्या लेते थे, व्यापारिक छूट लेते थे, और उसके एवज में उन्हें क्या देते थे, सोना चांदी कुछ टैक्स देते थे। फिर वो व्यापार उनके राज्य में करते थे, कम रेट पर खरीदते थे तो लोगों से भी खरीदते थे। ठीक है ना। व्यापार करने के लिए परमिट लेते थे तो परमिट की फीस अदा करते थे नवाब या बादशाह को, और चीजों को लोगों से भी खरीदते थे, कम रेट पे खरीदते थे भले, लेकिन कुछ न कुछ देते थे। लेकिन 1757 के बाद अब क्या है, न तो नवाब को दे रहे हैं, ठीक है, और जनता को तो क्या देंगे। तो यहीं के पैसे से, यहीं के धन से, यहीं की चीजों से प्रॉफिट कमाएंगे और उसको अपने मातृ देश के पक्ष में भेजेंगे। ये तो था राजनीतिक पक्ष। अभी जब ये युद्ध आप पूरे पढ़ लेंगे, ये है राजनीतिक पक्ष। हमें देखना है मुख्य रूप से आर्थिक पक्ष को, जो उपनिवेशवाद के 3 चरण मैंने बताया, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय पूंजीवादी चरण। इसको हमें बारीकी से समझना होगा। तब जब ये दोनों चीज, राजनीतिक प्लस आर्थिक दोनों चीजों को जब आप समझ जाएंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि ब्रिटिश किस तरीके से, ब्रिटिशों ने भारत को गुलाम बनाया। आपने अभी भी देखा, कहाँ हमने अवध की बात की, 1799 में सहायक संधि की, अवध के नवाब को उन्होंने नहीं हटाया, बंगाल के नवाब को नहीं हटाया, ठीक है ना, वहां उनके शासकों को रहने दिया। हमने मैसूर को देखा, मैसूर में वो सहायक संधि लाएंगे, अपने आप गद्दी पर नहीं बैठेंगे। जो मैसूर का बोडी और वंश का पुराना राजवंश था, उसके राजकुमार को वहां गद्दी पर बिठा देता। लेकिन वहां भी क्या, रेवेन्यू के अर्जन के लिए वो अपनी सहायक संधि को उन राज्यों पर थोप देते हैं। तो ब्रिटिश ऐसा नहीं कि भारत में शासन करने आए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम जब भाषण देते हैं स्वतंत्रता आंदोलन पे, तो हमें ऐसा फील होता है कि ब्रिटिश भारत में शासन करने आए थे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। उनमें राजनीति से कोई विशेष लगाव नहीं था, उन्हें लगाव था आर्थिक पक्ष से।
यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को किस तरीके से ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है। इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए, पूंजी चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे अब इंडस्ट्रीज लग चुकी है, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल होगा, जितनी अधिक मात्रा में होगा ब्रिटेन उतना समृद्धशाली होगा। अब जो ये वाणिज्यिक चरण होगा उसमें वो भारत में क्या करेंगे, क्या करेंगे? कैश क्रॉप्स को प्रोत्साहन करें, प्रोत्साहन देंगे, नकदी फसलों को प्रोत्साहन देंगे, जिसके कारण क्या होगा? कृषि का व्यवसायीकरण होगा। नील, कॉफी, कहवा, ऐसी ऐसी फसलों का उत्पादन वो भारत से करवाएंगे जो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए यूजफुल है। यहाँ से वो उसको क्या, नील को खरीदेंगे, वहाँ कपड़े पे उसकी रंगाई पुताई होगी, डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज में बने हुए कपड़े। और अब जब इंग्लैंड में उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, पहले तो उन्होंने यूरोप की मार्केट में बेचा होगा। अब इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि मशीन जितना एक व्यक्ति, अब भारत में क्या हो रहा है? लघु कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, तो हाथ से बुन रहे हैं, उसमें महीनों लग रहे हैं। अब वहाँ पे क्या है, जैसे आप क्रॉम्पटन स्प्रिंग जेनी एक मशीन है, उसमें 8 तकलियां लगी हुई है एक ही टाइम पे, और वो घूम रही है। तो हमारे यहाँ तो महीनों में एक बुड्ढे जी क्या कर रहे हैं, तकली घुमा घुमा के उसको ऊन को काट रहे हैं। और इंग्लैंड में क्या हो गया, स्प्रिंग जेनी जैसे यंत्र आ गए जिसमें 8 तकलियां लगी हुई है, और वो जल शक्ति या विद्युत शक्ति के माध्यम से चल रही है, तो स्पीड से काम करेगी। जितना हमारे महीनों में उत्पादन होगा वो 1 घंटे में उत्पादन कर रहे हैं। तो बेतहासा जब प्रोडक्शन वहाँ होगा तो उन्हीं चीज़ों को फिर औद्योगिक चरण में क्या करेंगे, ब्रिटेन की वस्तुओं को भारत में लाएंगे। जैसे हम कपड़े उद्योग की बात करेंगे तो कपड़ा उद्योग में क्या होगा, भारत के कपड़े महंगे हैं क्योंकि उसमें महीने भर की क्या लग रही है, मेहनत लग रही है, ठीक है ना। और वहाँ पे अगर 1 घंटे में वही कपड़ा बन रहा है तो भारत के कपड़े के मुकाबले क्या होगा, सस्ता होगा। तो वो कपड़ा जब भारत में आ जाएगा तो भारत के लोग क्या उस कपड़े को खरीदेंगे जो सस्ता होगा। इसके कारण भारत के उद्योग क्या हो जाएंगे, चौपट हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य डिमांड ब्रिटेन के कपड़ों की बढ़ेगी। मैं कपड़े का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिमांड, अब खादी महंगी हो जाएगी। अब भारत में जो महीनों में कपड़े बन रहे हैं वो तो महंगे हैं, और इंग्लैंड ने कोई चीज़ ला के सस्ती कर दी। तो आप किसको, आज की डेट में आप मार्केट में जाएंगे, आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है ना, कोई आपको सस्ते में वही चीज़ देगा, तो आप किसको खरीदेंगे, सस्ती चीज़ों को खरीदेंगे। आप महंगे दुकानदार पे क्यों जाएंगे। तो इसके कारण भारतीय लोग क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे बेरोजगार हो जाएंगे। भारत में क्या हो जाएगा, बेरोजगारी का दौर आएगा, हम ब्रिटिशों पर निर्भर होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस फेज में देखेंगे। मेन आपको देखना है आर्थिक पक्ष को। तो कल हम इसको फाइनल कर देंगे लगभग। इसमें बसता है आपका आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध बाद में आ जाएगा, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध ये बाद में आ जाएंगे। तो आंग्ल मराठा युद्ध को हम कल कवर कर देंगे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। चलो फिर ठीक है, शुभ रात्रि, खाओ पियो, अब सो जाओ और थोड़ा मनन करो हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती एक बार नहीं, आप कई बार पूछ सकते हैं। अभी कुछ दिन कंटिन्यू रहिए तब जाके आपका ज़्यादा समझ में आएगा। पहले दिन आपका बिल्कुल नहीं आ रहा था होगा कि सर क्या पढ़ा रहे होंगे, दूसरे दिन थोड़ा आपकी समझ में आया होगा, आज थोड़ा अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो मेन जब कंसेप्ट आप पढ़ोगे, जैसे आप सामान्य कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ कंसेप्ट से नहीं पढ़ाते हैं, आपको फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाएंगे। और फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाएंगे तो आप कितने फैक्ट्स को याद रखेंगे, नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। आपके लिए वो समस्या है कि कितने फैक्ट्स को आप रटना पड़ेगा, और इसमें आपने समझना है अच्छा ये पॉइंट था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये आया वो आया, इस तरीके के क्वेश्चन खुद से करने हैं। तब जाके आपके लिए चीज़ आसान होगी। हर सब्जेक्ट का अपना एक कंसेप्ट है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी पढ़ा दे। कोचिंग वालों का तो प्रोफेशनल वाला सिस्टम है, उन्होंने 1 घंटे में पढ़ाना है तो उनकी भी मजबूरी है। वो हमारी तरह पढ़ाएंगे डीप में तो उतना उनका भी बेचारों का घर बार नहीं चलने वाला है, उनका भी कोई दोष उसमें नहीं है। ठीक है ना, वो तो प्रोफेशनल है, उनकी आजीविका का साधन वही है, तो उन्होंने प्रोफेशनल होना है। एक बैच पढ़ाना है, दूसरा बैच पढ़ाना है, तो क्यों पढ़ाएंगे इस तरीके से? ठीक है, तो मेन चीज़ ये समझ जाइए। और अभी आप लोग ग्रेजुएशन में है, एमए के दौर में है, 2 साल में आप अगर डीप ढंग से पढ़ लिए तो आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज गुड नाइट। है कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो ठीक है फिर, ओके भाई, गुड नाइट। ओके फिर, गुड नाइट।